गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग रिसर्च मैथोलॉजी की 5th ई लेक्चर की क्लास ले रहे हैं। इससे पिछली वाली ई लेक्चर की क्लास में हमने सेंसस एंड सैंपल सर्वे से रिगार्डिंग टॉपिक को क्लियर किया था। आज का जो हमारा लेक्चर है लेक्चर 13 वो वेरियस टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक से रिलेटेड है। मैंने पिछले जो लेक्चर के अंदर भी बताया था आपको कि सैम्पलिंग टेक्निक का जो हमारा जो ब्रॉड पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम यही चीज़ को कवर करने वाले हैं। साथ साथ ये हमारे इस यूनिट का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके रिगार्डिंग एक्सटर्नल एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। इसका जो पहला जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग प्लान। सैम्पलिंग टेक्निक आर क्लासिफाइड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ प्रोबेबिलिटी सैंपल्स एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल्स। जो हमारी सैम्पलिंग टेक्निक है उसको 2 कैटेगरी के अंदर हमने डिवाइड कर रखा है। एक है वो प्रोबेबिलिटी सैंपल्स और दूसरे हैं हमारे नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल्स। प्रोबेबिलिटी सैंपल्स के अंदर हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिक्वेंटल सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, क्लस्टर्ड एंड एरिया सैम्पलिंग और मल्टी स्टेज सैम्पलिंग को पढ़ेंगे। उसके बाद जो हमारी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है वो होती है कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जजमेंट सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग एंड स्नोबॉल सैम्पलिंग। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा ये हमारा आज का जो लेक्चर है वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक से रिलेटेड है। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है कि probability samples are characterized by the fact that the sampling units are selected by chance। इसका मतलब ये हुआ कि probability sample इस फैक्ट की विशेषता है कि मीन्स इस फैक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि सैम्पल यूनिट्स को चांस से सेलेक्ट किया जाता है। इन सच केस ईच मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ अ नॉन जीरो probability of being selected. However, it may not be true that all samples would have the same probability of selection, but it is possible to say the probability of selecting any particular sample of a given size. It is possible that one can calculate the probability that any given population element would be included in the sample. This requires a precise definition of the target population as well as sampling frame. इसका मतलब ये हुआ कि इन सच केसेस के अंदर पॉपुलेशन के ईच मेंबर को चुने जाने की एक नॉन प्रोबेबिलिटी है। नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी ये है कि हाउएवर ये सच नहीं हो सकता कि सभी सैंपल्स में सिलेक्शन की सेम प्रोबेबिलिटी होगी, लेकिन किसी दिए गए साइज के किसी भी पर्टिकुलर सैंपल के सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी कहना पॉसिबल है। ये पॉसिबल है कि कोई इस प्रोबेबिलिटी की कैलकुलेशन कर सके कि किसी दिए गए पॉपुलेशन एलिमेंट को सैंपल में इंक्लूड किया जाएगा। इसके लिए टारगेट पॉपुलेशन के साथ साथ सैंपल के फ्रेम की प्रिसाइज डेफिनेशन की रिक्वायरमेंट भी होती है। इसके आगे हम लोग रीड कर रहे हैं द रिसर्चर इज रिक्वायर्ड टू डिज़ाइन द मोस्ट एफिशिएंट सैम्पलिंग डिज़ाइन इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग एंड स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। इसका मतलब ये हुआ कि सैंपल की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए रिसर्चर को सबसे एफिशिएंट सैंपल डिज़ाइन तैयार करने की रिक्वायरमेंट होती है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स को ब्रॉडली क्लासिफाइड किया जाता है जैसे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग एंड स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। अब हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर जो जो टेक्निक्स है उनको एक एक करके रीड करेंगे। जो सबसे पहली जो हमारी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है टेक्निक है वो है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। This is the most important and widely used probability sampling technique. They gain much significance because of their characteristics of being used to frame the concepts and arguments in statistics. Another important feature is that it allows each element in the population to have a non and equal probability of selection. इसका मतलब ये हुआ कि ये सबसे इम्पोर्टेंट और वाइडली रूप से यूज़ की जाने वाली प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक है। वह स्टैटिक्स में कंसेप्ट और आर्ग्यूमेंट्स को फ्रेम करने के लिए यूज़ की जाने वाली कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण बहुत सिग्निफिकेंस प्राप्त करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि यह पॉपुलेशन के ईच एलिमेंट को सिलेक्शन की नॉन और इक्वल प्रोबेबिलिटी रखने को अलाउ भी करता है। इसके आगे हम लोग रीड करेंगे दिस मीन्स दैट एवरी एलिमेंट इज सेलेक्टेड इंडिपेंडेंटली ऑफ एवरी अदर एलिमेंट। दिस मेथड रिसेंबल्स लॉटरी मेथड वेयर in a system names are placed in a box, the box is shuffled and the names of the winners are then drawn out in an unbiased manner। इसका मतलब ये हुआ कि इसका मीन ये है कि एवरी एलिमेंट हर दूसरे एलिमेंट के इंडिपेंडेंटली रूप से सिलेक्ट किया गया है। ये मेथड लॉटरी मेथड से मिलती जुलती है, जहाँ एक सिस्टम नाम का को
एक बॉक्स में रखा जाता है, बॉक्स को सफल्ड किया जाता है, मीन्स को उसको घुमाया फिराया जाता है और फिर विनर्स के नाम अनबियस्ड मैनर से डॉन किए जाते हैं। इसके आगे हम रीड कर रहे हैं कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग एज अ डेफिनेट प्रोसेस थ्रू आउट सो रिग्रेड इट इन्वॉल्व्स completion of a sampling frame in which each element is assigned a unique identification number. Random numbers are generated either using random number table or a computer to determine which elements to include in the sample. इसका मतलब ये हुआ कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की एक डेफिनेट प्रोसेस होती है, हालांकि इतनी रिग्रिड नहीं है। इसमें एक सैम्पल फ्रेम का कॉम्प्लीशन शामिल होता है जिसमें ईच एलिमेंट को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर असाइन किया जाता है। सैंपल में शामिल करने के लिए कौन से एलिमेंट डिटरमाइन करने के लिए रैंडम नंबर टेबल या कंप्यूटर का यूज़ करके रैंडम नंबर जनरेट किए जाते हैं। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट सैम्पलिंग है वो है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। दिस इज़ आल्सो अनदर वाइडली ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक। दिस इज़ यूज बिकॉज ऑफ इट्स ईज एंड कन्वीनियंस। इन दिस अप्रोच एवरी kth आइटम और एलिमेंट इन द पॉपुलेशन इज सैम्पल्ड। इसका मतलब ये हुआ कि ये सैम्पलिंग टेक्निक का एक अनदर वाइडली रूप से यूज़ किया जाने वाला टाइप भी है। इसका यूज इसकी आसानी और कन्वीनियंस के कारण किया जाता है। इस अप्रोच में पॉपुलेशन के एवरी kth आइटम या एलिमेंट का सैंपल लिया जाता है। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है k इज टू पॉपुलेशन साइज अपॉन सैम्पल साइज। एज इन द केस ऑफ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इट इज़ कंडक्टेड चूजिंग अ रैंडम स्टार्टिंग पॉइंट एंड देन पिकिंग एवरी एलिमेंट इन सक्सेशन फ्रॉम द सैम्पलिंग फ्रेम। जैसा कि सैम्पल रैंडम सैम्पलिंग के केस में ये एक रैंडम स्टार्टिंग पॉइंट चूज़ करते हैं और फिर सैम्पल के फ्रेम से सक्सेशन में एवरी एलिमेंट को सिलेक्शन के लिए कंडक्ट किया जाता है। इसको हम एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ पॉपुलेशन ऑफ 100 पर्सनस एंड वी नीड 4 पर्सन एज ए सैम्पल। हमारे पास पॉपुलेशन के अंदर 100 लोग हैं और उसमें से हमें 4 लोग सेलेक्ट करने हैं सैम्पल के रूप में, जिसके अंदर हम पहले क्या करेंगे हम लोग कि फर्स्टली वी डिवाइड 100 पर्सन इन 4 इक्वल ग्रुप्स। मीन्स कि हम सबसे पहले एक सिस्टमेटिक सैम्पलिंग उसकी निकालेंगे जिसका फॉर्मूला क्या होता है k इक्वल्स टू पॉपुलेशन साइज अपॉन सैम्पल साइज। मीन्स 100 अपॉन 4 तो k हमारा क्या आ जाएगा 25। आफ्टर दैट वी चूज़ वन एलिमेंट रेंडमली फ्रॉम द फर्स्ट ग्रुप ऑफ 1 to 25th आइटम। उसके बाद हमने जो 100 में से 4 हमें सिलेक्शन करने थे उसमें हमने देखा कि हर ग्रुप में क्या कितने लोग हुए 25 लोग डिवाइड हो गए। अब 1 से जो 25 तक के बीच में हमको एक रेंडमली सैंपल चूज़ करना है। आफ्टर दैट ऐड एवरी 25th आइटम ऑफ दैट एलिमेंट, मतलब हर 25 ग्रुप के अंदर से हमें एक आइटम सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ 5 फिश केम इन ऑन द फर्स्ट सेक्शन, मतलब कि पहले जो ग्रुप के अंदर से या फर्स्ट सेक्शन के अंदर से हमने 5th नंबर को लिया तो ऐड एवरी 25th आइटम इन दैट सैम्पल आर 5th 30th 55th 88th एलिमेंट। मीन्स कि जो हमने सबसे पहला जो सेक्शन में से जो हमने सैम्पल ड्रॉन किया था वो था हमारा 5 और उसके बाद जो भी हमारा k आइटम निकलेगा, मीन्स जो हमारा k निकलेगा उसको हर सैंपल के अंदर हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। मीन्स कि जो पहले ग्रुप के अंदर से हमारा जो सैंपल निकलेगा वो निकलेगा 5 और सेकंड ग्रुप में से निकलेगा हमारा 30, थर्ड सेक्शन में से निकलेगा 55 और लास्ट जो सेक्शन में से निकलेगा वो कितना निकलेगा 88th एलिमेंट। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट सैम्पलिंग है वो है हमारी स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। इफ़ अ पॉपुलेशन फ्रॉम विच अ सैम्पल इज टू बी ड्रॉन फ्रॉम हेटेरोजेनियस ग्रुप इट कंटेनिंग फॉलोइंग स्टेप्स। इसका मतलब ये हुआ कि यदि पॉपुलेशन जिसमें से एक सैम्पल हेटेरोजेनियस ग्रुप से लिया जाना है उसके अंदर हम कुछ स्टेप्स को कंटेन करके रखेंगे। जैसे जो हमारा पहला जो स्टेप रहेगा वो रहेगा कि पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू सेवरल सब पॉपुलेशन दैट आर इंडिविजुअली मोर होमोजेनियस देन द टोटल पॉपुलेशन। दीज सब ग्रुप्स आर कॉल्ड स्टार्टा। स्टार्टा का मीन्स होता है ग्रुप। ठीक है। पॉपुलेशन को कई सब पॉपुलेशन में डिवाइड किया गया है जो कि इंडिविजुअली रूप से अधिक होमोजेनियस हैं और फिर टोटल पॉपुलेशन को इन सब ग्रुप्स को के अंदर डिवाइड कर दिया जाएगा जिसको हम स्टार्टा कहते हैं। उसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप रहेगा वो रहेगा कि आफ्टर दैट सेलेक्ट रैंडमली वन एलिमेंट फ्रॉम ईच स्टार्टर टू कॉन्स्टिट्यूट सैंपल। बेसिकली इट इज़ यूज्ड when the population contain element with different characteristics we use this sampling. So strata are formed on the basis of common characteristics. उसके बाद सैंपल का कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए ईच लेवल से रैंडम के रूप में हम एक एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे
मूल रूप से इसका यूज़ तब किया जाता है जब पॉपुलेशन में डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स वाले एलिमेंट होते हैं और हमने इस सैंपल का यूज़ किया जाता है, मतलब कि इस सैंपल को हम के अंदर यूज़ करते हैं जब डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के एलिमेंट उस पॉपुलेशन के अंदर होते हैं। तो स्टेटा का फॉर्मेशन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर किया जाता है। इसके बाद हम रीड कर रहे हैं कि सिंस ईच स्टार्टम इज़ मोर होमोजेनियस देन द टोटल पॉपुलेशन वी आर एबल टू गेट मोर precise estimates for each stratum, and by estimating more accurately each of the component parts we get a better estimate of the whole। क्योंकि प्रत्येक स्टेटम टोटल पॉपुलेशन की तुलना में बहुत होमोजेनियस है, हम ईच स्टेटम के लिए मोर प्रिसाइज एस्टिमेशन करने में एबल हैं और कंपोनेंट पार्ट्स में से ईच का मोर एक्यूरेट एस्टिमेशन लगाकर हम पूरे का एक बेटर एस्टिमेशन ले सकते हैं। इसके बाद हम रीड करें कि सिस्टमेटिक सैम्पलिंग कैन बी यूज्ड if it is considered more appropriate in certain situations। Regarding the third question, we usually follow the method of proportional allocation under which the sizes of the sample from the different strata are kept proportional to the size of the strata। इसका मतलब ये हुआ यदि कुछ सिचुएशन में इसे मोर अप्रोप्रिएट माना जाता है तो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग का यूज़ किया जा सकता है। थर्ड क्वेश्चन के रिलेशन में आमतौर पर प्रोपोर्शनल एलोकेशन की मेथड को फॉलो करते हैं जिसके डिफरेंट स्टाटा में से सैंपल के साइज़ के आकार के प्रोपोर्शनल रखा जाता है। इसके बाद हम रीड करेंगे दैट इज़ इफ P रिप्रेजेंट्स द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इंक्लूडेड इन स्टाटम I and N represents the total sample size, the number of elements selected from the stratum I is N। इसका मतलब ये हुआ कि यदि P स्टेटम में इंक्लूड पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट करता है और N टोटल सैंपल साइज को रिप्रेजेंट करता है तो स्टेटम से सेलेक्ट किए गए एलिमेंट्स का नंबर भी N या IN ही होगा। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट सैम्पलिंग है वो है क्लस्टर सैम्पलिंग एंड एरिया सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग इन्वॉल्व्स ग्रुपिंग द पॉपुलेशन एंड देन सेलेक्टिंग द ग्रुप्स और द क्लस्टर्स rather than individual elements or inclusion in the sample। Suppose some departmental store wishes to sample its credit card holders, it can issue its cards to 15,000 customers। The sample size is to be kept say 450। For cluster sampling, this list of 15,000 card holders could be formed into 100 clusters of 150 card holders each। 3 clusters might then be selected from the sample randomly। इसका मतलब ये हुआ कि क्लस्टर सैम्पलिंग में पॉपुलेशन को ग्रुपिंग करना होता है और फिर सैंपल में शामिल करने के लिए इंडिविजुअल एलिमेंट्स के बजाय ग्रुप्स या ग्रुप्स का सिलेक्शन करना शामिल है। मान लीजिए कि कुछ डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर अपने क्रेडिट कार्ड होल्डर्स का सैंपल लेना चाहते हैं, मतलब कि कुछ डिपार्टमेंटल स्टोर है वो अपने क्रेडिट कार्ड होल्डर्स का सैंपल लेना चाहते हैं। इसने 15,000 कस्टमर्स को अपने कार्ड जारी किए गए हैं, मतलब उस डिपार्टमेंटल स्टोर्स ने अपने कस्टमर्स को 15,000 कार्ड अलॉट किए गए हैं, मतलब उनको दे रखे हैं। सैंपल का साइज़ 450 रखा जाना है तो क्लस्टर सैम्पलिंग के लिए 15,000 कार्ड होल्डर्स की इस लिस्ट का फॉर्मेशन ईच 150 कार्ड होल्डर्स के 100 ग्रुप में किया जा सकता है। 3 ग्रुपों को सैंपल के लिए सैंपल रैंडम से सिलेक्ट किया जा सकता है। इसके बाद है द सैंपल साइज मस्ट ऑफ्टन बी लार्जर देन द सिंपल रैंडम सैंपल टू इंश्योर द सेम लेवल ऑफ एक्यूरेसी बिकॉज इज क्लस्टर सैम्पलिंग procedural potential for order bias and other source of error is usually accentuated। The clustering approach can however make the sampling procedure relatively easier and increase the efficiency of field work especially in the case of personal interviews। इसका मतलब ये हो कि सैम्पल साइज अक्सर एक्यूरेसी के सेम लेवल को इंश्योर करने के लिए सिंपल रैंडम सैंपल से बड़ा होना चाहिए क्योंकि ऑर्डर बीएस के लिए क्लस्टर सैंपल प्रोसीड्यूरल पोटेंशियल है और एरर्स के अदर सोर्सेज को आमतौर पर एक्सेप्ट किया जाता है। क्लस्टरिंग अप्रोच हालांकि सैम्पलिंग प्रोसीजर को रिलेटिवली ईजियर बना सकता है और विशेष रूप से पर्सनल इंटरव्यू के केसेस में फील्ड वर्क की एफिशिएंसी में भी इंक्रीज कर सकता है। अगला जो हमारा सैम्पलिंग टेक्निक है वो है एरिया सैम्पलिंग। एरिया सैम्पलिंग इज क्वाइट क्लोजर टू द क्लस्टर सैम्पलिंग एंड इज ऑफ्टन टॉक्ड अबाउट व्हेन द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंटरेस्ट हैपन्स टू बी big one। Under area sampling we first divide the total area into
into a number of smaller non-overlapping areas generally called geographical clusters. Then a number of these smaller areas are randomly selected and all units in these small areas are included in the sample. इसका मतलब ये हुआ कि एरिया सैंपल क्लस्टर सैम्पलिंग के काफ़ी करीब है और अक्सर इस बारे में बात की जाती है कि इंटरेस्ट का टोटल जोग्राफिकल एरिया बड़ा होने पर क्या होता है। एरिया सैम्पलिंग के अंडर हम पहले टोटल एरिया को कई छोटे नॉन ओवरलैपिंग एरियाज़ में डिवाइड करते हैं जिन्हें आमतौर पर ज्योग्राफिकल ग्रुप कहा जाता है और फिर इन स्मॉल एरिया में से कई को रैंडम रूप से सेलेक्ट किया जाता है और इन स्मॉल एरिया के सभी सैंपल यूनिट्स में शामिल होते हैं। इसके बाद हम रीड करें कि एरिया सैम्पलिंग इज स्पेशली हेल्पफुल वेयर वी डू नॉट हैव द लिस्ट ऑफ पॉपुलेशन कंसर्न। इट आल्सो मेक्स द फील्ड इंटरव्यूइंग मोर इफिशिएंट सिंस इंटरव्यूअर कैन डू मैनी इंटरव्यूज एंड ईच लोकेशन। इसका मतलब ये हुआ कि एरिया सैंपल स्पेशली रूप से हेल्पफुल है जहां हमारे पास कंसर्न पॉपुलेशन की लिस्ट नहीं है। ये फील्ड इंटरव्यूइंग को और अधिक एफिशिएंट बनाता है क्योंकि इंटरव्यूअर ईच लोकेशन पर जाके लोगों से इंटरव्यू कर सकता है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट सैम्पलिंग है वो है क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। विथ क्लस्टर सैम्पलिंग वन शुड डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू ग्रुप्स मीन्स क्लस्टर, ऑब्टेन अ सिंपल रैंडम सैंपल और सो मैनी क्लस्टर फ्रॉम ऑल पॉसिबल क्लस्टर्स। और थर्ड है हमारा ऑब्टेन डाटा ऑन एवरी सैम्पलिंग यूनिट इन ईच ऑफ द रेंडमली सेलेक्टेड क्लस्टर। इसका मतलब ये हुआ कि क्लस्टर सैम्पलिंग स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग से बहुत डिफरेंट है। क्लस्टर सैम्पलिंग के अंदर हम लोग सबसे पहले पॉपुलेशन को ग्रुप या क्लस्टर में डिवाइड करते हैं, उसके बाद सभी रैंडम सैंपल से इतने सारे क्लस्टर का एक सिंपल रैंडम सैंपल ऑब्टेन करते हैं। उसके बाद थर्ड के अंदर हम लोग उसको बेहतरी ढंग से मतलब कि अच्छे तरीके से सेलेक्टेड क्लस्टर में से एवरी सैंपल यूनिट पर डाटा ऑब्टेन करते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट अनलाइक विद द डाटा इज इन स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग द क्लस्टर शुड बी माइक्रोन्स rather than subsection of the population. Each cluster should be heterogeneous. Additionally, the statistical analysis used with cluster sampling is not only different but also more complicated than that used with stratified sampling. इसका मतलब ये हुआ, ये ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट है कि स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में स्टेटा के अनलाइक क्लस्टर माइक्रोकॉम्स होने चाहिए, मीन्स बहुत छोटे होने चाहिए बजाय पॉपुलेशन के। सब सेक्शन के अंदर भी हम उसको डिवाइड भी कर सकते हैं। ईच क्लस्टर को हेटेरोजेनस होना चाहिए। एडिशनली क्लस्टर सैम्पलिंग के साथ यूज़ किए जाने वाले स्टैटिकल एनालिसिस न केवल डिफरेंट होते हैं बल्कि स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग के साथ यूज़ किए गए जाने की तुलना में वो मोर कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं। इसके बाद हम अगला जो सैम्पलिंग पढ़ेंगे वो है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। This is for the development of the idea of cluster sampling. This technique is meant for big inquiries extending to a considerably large geographical area like an entire country. Under multi-stage sampling, the first stage may be to select large primary sampling units such as states, then districts, then towns, and finally certain families within towns. ये क्लस्टर सैम्पलिंग के आइडिया का एक और डेवलपमेंट है। ये टेक्निक बिग इंक्वायरीज के लिए यूज़ की जाती है जो एंटायर कंट्री की तरह काफ़ी लार्ज जोग्राफिकल एरिया तक फैली हुई है। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग के अंदर पहले स्टेज में हम कंट्री को स्टेट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, फिर उसको डिस्ट्रिक्ट के अंदर, फिर उसको टाउन्स के अंदर और लास्ट में हम जो टाउन्स के अंदर जो फैमिली रह रही है उसके अंदर हम उसको डिवाइड करते हैं। जैसे लार्ज प्राइमरी सैम्पलिंग यूनिट्स का सिलेक्शन किया जा सकता है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट सैम्पलिंग है वो है सीक्वेंशियल सैम्पलिंग। दिस इज़ somewhat a complex sample design where the ultimate size of the sample is not fixed in advance but it is determined according to mathematical decisions on the basis of information yielded as survey progresses. The design is usually adopted under acceptance sampling plan in the context of statistical quality control. In practice, several of the methods of sampling described above may well be used in the same study, in which case it can be called mixed sampling. यह कुछ हद तक एक कॉम्प्लेक्स सिंपल डिज़ाइन है जहां सैंपल का अल्टीमेट साइज एडवांस में फिक्स किया गया है, लेकिन सर्वे की प्रोग्रेस के रूप में बेसिक इन्फॉर्मेशन के बेस पर हम इसको मैथमेटिकल डिसीजंस के अकॉर्डिंग डिटरमाइन करते हैं।
यह डिज़ाइन आमतौर पर स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल के कॉन्टेक्ट में एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग प्लान के अंडर अडॉप्ट किया जाता है। इन प्रैक्टिस सैम्पलिंग डिस्क्राइब्ड अबव के कई टेक्निक्स का यूज उसी स्टडी में किया जा सकता है जिसके अंदर सिचुएशन में इसे मिक्स सैम्पलिंग कहा जा सकता है। इसके बाद हम रीड कर रहे हैं कि इट मे बी पॉइंटेड आउट हियर दैट नॉर्मली वन शुड रिसॉर्ट टू रैंडम सैम्पलिंग सो दैट बियर्स can be eliminated and sampling error can be estimated, but purposive sampling is considered desirable when the universe happens to be small and a non-characteristics of it is to be studied intensively. Also, there are conditions under which sample designs other than random sampling may be considered better for reasons like convenience and low cost. The sample design to be used must be decided by the researcher taking into consideration the nature of the inquiry and other related factors. इसका मतलब ये हुआ यहाँ बताया जा सकता है कि आमतौर पर किसी को रैंडम सैम्पलिंग का सहारा लेना ताकि बियर्स को एलिमिनेट किया जा सके और सैम्पल एरर्स का एस्टिमेशन लगाया जा सके, लेकिन पर्पसिव सैम्पलिंग को तब डिज़ायरेबल माना जाता है जब यूनिवर्स बहुत छोटा या स्मॉल होता है और इसकी नॉन कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया जाता है। इसके अलावा ऐसी कंडीशंस हैं जिनके अंडर हम रैंडम सैम्पलिंग के अलावा सैम्पल डिज़ाइन कन्वीनियंस और लो कॉस्ट जैसे रीजंस के लिए बेहतर माना जा सकता है। जिस डिज़ाइन के अंदर हमें कन्वीनियंस लगेगा और उसके अंदर हमारी कॉस्ट भी कम लगेगी, हम उस तरीके की सैम्पलिंग डिज़ाइन को हम अपनी रिसर्च के अंदर यूज़ करते हैं। यूज़ किए जाने वाले सैम्पल डिज़ाइन को सेलेक्ट किया जाना चाहिए, मीन्स कि रिसर्चर है जो उन सैम्पल डिज़ाइन को सेलेक्ट करेगा जिसके अंदर उसकी जो कॉस्ट है और जो उसकी कन्वीनियंस है उसके अंदर उसको दोनों के अंदर उसको बेनिफिट मिल रहा हो। आज के इस लेक्चर के हमने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक के रिगार्डिंग कौन कौन से टाइप्स हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक के वो आज हमने कवर किया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को कवर करेंगे, उसके साथ साथ हमारी ये सेकेंड यूनिट भी फिनिश हो जाएगी। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लें और कोई भी इसके रिगार्डिंग क्वेरी हो वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।